सुजाता के घर में उसकी नई नवेली बहू काजल होती है। एक दिन जब काजल जीन्स और टॉप पहनकर अपनी सहेलियों से मिलने जा रही होती है, तभी सुजाता काली बिल्ली की तरह उसका रास्ता काटती है और उसे कहती है, अरे ओ कल मोही कुलक्षिनी, कहाँ चली जीन्स और टॉप पहनकर? इतने छोटे कपड़े पहनते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? निर्लज कही की। लेकिन मम्मी जी, इसमें बुराई क्या है? साड़ी से ज्यादा कंफर्टेबल मुझे जीन्स और टॉप में लगता है, इसीलिए मैंने ये पहना है। और वैसे भी मैं अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी ना किसी रिश्तेदारों के घर जा रही हूँ। और आजकल ये सब नॉर्मल है मम्मी जी। चुप कर और मेरे सामने ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोर, डोबी कही की। चल चल, अब फटाफट जाकर चैलेंज करके आ। चैलेंज? किसे चैलेंज करके आओ और किस बात का चैलेंज माँ जी? अरे चैलेंज से मेरा मतलब है कि कपड़े बदल कर साड़ी पहन, वरना एक फाइट दूंगी ना तो 7 समुंदर पार उड़ जाएगी। ओके माँ जी, मैं चैलेंज चेंज करके आती हूँ। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, अब तेरी शादी हो गई है तो अब तुझे अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन चुड़ैल सहेलियों पर। इस घर में ना ही तेरी कोई सहेली आएगी और ना ही तू उनसे मिलने जाएगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको। फिर काजल कपड़े चेंज करके साड़ी पहनती और अपने सारे काम निपटाने लगती है। फिर एक दिन अचानक काजल की ननद निष्ठा अपनी छोटी बेटी तारा के साथ आती है। अपनी बेटी को यूं अचानक सामने देखकर सुजाता बहुत खुश हो जाती है। अरे निष्ठा बेटा, तू यहाँ? और तारा मेरी लाडो, मेरी प्यारी बच्ची नानी। अरे निष्ठा, यूं अचानक कैसे आना हुआ, और वो भी इतना सामान वामान लेकर? मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी मम्मी, और वैसे भी अपने ही घर में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? अरे नहीं नहीं पगली, बस आपकी याद आ रही थी माँ, और साथ ही तारा की छुट्टियां भी चालू थी। तारा की छुट्टियां मतलब मेरी भी छुट्टियां, इसी बहाने चली आई मैं। चलो अच्छी बात है। और दामाद जी और समधन जी सब ठीक है ना वहाँ? हाँ मम्मी, सब एकदम बढ़िया है। अब दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी या घर के अंदर भी बुलाओगी? अरे तेरे आने की खुशी में मैं तो भूल ही गई। आ बेटा, अंदर आ। सुन काजल, मेरी बेटी और नातिन के लिए कल लाए हुए महंगे वाले कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, बाहर धूप बहुत है ना। भाभी, मुझे आम का पन्ना पीना है, और हाँ, साथ ही आपके हाथ के पनीर के पकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। और एक और बात, वो तारा को उसका मैंगो मिल्कशेक या स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बना कर देना, ठीक है? ठीक है निष्ठा दीदी, लेकिन पनीर तो खत्म हो चुका है, तो मैं प्याज के पकौड़े बना देती हूँ। नहीं नहीं, मेरी बेटी इतने दिनों बाद आई है, उसे जो पसंद है वही बनेगा। जा, तू अभी के अभी जाकर पनीर लेकर आ मार्केट से। लेकिन मम्मी जी। मामी, मुझे चॉकलेट पेस्ट्री भी लाना। वो स्टेशन के पास वाली बेकरी से लाना, वहां की पेस्ट्रीज बहुत ही फ्रेश और टेस्टी होती है। ठीक है दीदी, मैं लाती हूँ। फिर काजल घर के बाहर निकलती है। हे भगवान, ये मेरी कागड़ी ननद की छुट्टियां तो मुझ पर ही भारी पड़ रही है। बेकरी के बाहर तो बहुत लंबी लाइन रहती है, अब मुझे वहां पर इस भयंकर धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। हाय रे, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। निष्ठा और तारा का आना काजल के लिए सरदर्द बनने लगता है। काजल दिन रात बस रसोई में अपनी ननद के लिए पंच पकवान बनाती रहती है और पूरे घर का काम भी करती है, और दिन खत्म होने तक उसकी टाई टाई फिश हो जाती है। एक दिन तारा अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है, तब वो पूरे फर्श पर खिलौनों को फैला देती है। तभी वहां पर काजल आती है। तारा बेटा, आपने पूरे घर में खिलौनों को फैला कर रखा है, ऐसे नहीं खेलते बेटा। चलो जल्दी से सारे खिलौनों को इकट्ठा करो और सब कुछ साफ करो। काजल,
तुम में कोई अक्ल वक्ल है या नहीं? अरे वो छोटी बच्ची है और तुम उससे सफाई करने को कह रही हो? वो घर गंदा नहीं करेगी तो कौन करेगा? हाँ निष्ठा दीदी, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तारा गंदगी करेगी तो सफाई भी उसे ही करनी पड़ेगी ना। मैं थोड़ी उसे झाड़ू पोछा करने के लिए कह रही हूँ, मैं तो उसे बस खिलौना इकट्ठे करने के लिए कह रही हूँ। अरे इतनी देर मुझसे जबान लड़ाने की जगह तुम ये सारे खिलौने उठा भी लेती। लेकिन निष्ठा दीदी, तारा को भी साफ सफाई के बारे में पता चलना चाहिए। वो तो बस घर में गंदगी ही करती रहती है। अगर हम तारा को इस उम्र में नहीं सिखाएंगे तो वो आगे भी नहीं सीख पाएगी। बच्चों को इसी उम्र में अच्छी आदतें लगा देनी चाहिए। वो मेरी बेटी है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह निष्ठा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन निष्ठा जीन्स और टॉप पहनकर बाहर जा रही होती है। अरे दीदी, ये इतना छोटा कुर्ता और पायजामा पहनकर आप कहाँ जा रही हो? आपको मम्मी जी का कोई खौफ है या नहीं? तुम अंधी हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? ये कोई कुर्ते का सेट नहीं है, ये तो जीन्स और टॉप पहना है। अरे नहीं नहीं दीदी, अगर आप जीन्स और टॉप पहनती तो आपको मम्मी जी तो बोलती है ना। ये मैंने बहुत नॉर्मल से कपड़े पहने हैं और मम्मी को मेरे पहनावे से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ हीरोइन, तू मेरी बेटी को मत समझा। वो चाहे कुछ भी पहने, ये उसका घर है, समझी तू? जा निष्ठा बेटा, अपनी सहेलियों से मिलने जा रही थी ना तू? वाह मम्मी जी वाह, बेटी छोटे कपड़े पहनकर सहेलियों से मिलने जाए तो बहुत अच्छी, और वही बहू ये करे तो वो बहुत बुरी। सच में मम्मी जी, क्या दल बदलो हो आप? यही के यही कितना भेदभाव करती हो। तू ज्यादा जबान मत चला और मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सुजाता की बात सुनकर काजल चुप हो जाती है और निष्ठा छोटे कपड़े पहनकर घर के बाहर अपनी सहेलियों से मिलने जाती है। एक दिन काजल का हाथ बहुत दर्द कर रहा होता है। मेरा हाथ, निष्ठा दीदी, मेरा ये वाला हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मुझसे एक हाथ से कोई भी काम नहीं हो रहा। क्या आप आज के दिन मुझे रोटियां बनाकर दे सकती हो? बाकी के काम मैं जैसे तैसे कर लूंगी। अरे ओ मैडम, ये मेरी बेटी का घर है और तू उसी से काम कराएगी? तुझे शर्म नहीं आती कि अपनी ननद को काम लगाते हुए? लेकिन मम्मी जी, मैंने तो बस निष्ठा दीदी को रोटियां बेलने को कहा, थोड़ी ना सबका खाना बनाने के लिए कहा है। और वैसे भी ये काम छोड़कर बाकी के सारे काम तो मैं ही करने वाली हूँ ना, तो बस रोटियां बेलने में क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है और तुम तो चुप ही रहो। ये मेरा घर है और तुम्हारा ससुराल, इसीलिए चुपचाप अपना काम करो। फिर चाहे तुम्हारा हाथ टूटे या पैर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद काजल को खुद ही रोटियां बेलनी पड़ती है। अगले दिन अचानक से घर पर निष्ठा का पति राजीव आता है। अरे दामाद जी, आप यहाँ पर? हाँ माँ जी, अब क्या करूं, आपकी बेटी में तेवर ही इतने हैं कि मुझे ही यहाँ पर आना पड़ा। दामाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तमीज से बात कीजिए, वो मेरी बेटी है। माँ जी, मुझे तमीज की परिभाषा समझाने की जगह अगर आप अपनी बेटी को थोड़े संस्कार दे देती तो बहुत अच्छा होता। आपकी बेटी घर में कोई काम नहीं करती, बस घूमने फिरने जाती है। बेचारी मेरी बूढ़ी माँ घर के सारे काम करती है। क्या निष्ठा, दामाद जी क्या कह रहे हैं? तू ससुराल में कोई काम नहीं करती? नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो राजीव? निष्ठा, मैं अपनी सास से बात कर रहा हूँ। माँ जी, आपकी बेटी खुद ही गलतियाँ करती है और खुद ही रूठकर अपने मायके चली आती है। इसका मतलब छुट्टियों के बारे में तूने मुझसे झूठ कहा। तू वहाँ पर झगड़े करके आई है? देखा मम्मी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपने अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रखा है। आपने तो अपनी बहू को कंट्रोल में रखा और अपनी बेटी को उड़ने दिया। पाबंदियां लगनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं, और ना ही इतनी आजादी भी देनी चाहिए
कि सामने वाला उस आजादी का फायदा उठाए। काजल ने बिल्कुल सही कहा। लाड़ प्यार एक तरफ होता है और अनुशासन एक तरफ। हर चीज की एक लिमिट होती है। कोई सहकर कितना सहेगा। राजीव की बातें सुनकर सुजाता को अपनी और अपनी बेटी की सारी गलतियां समझ में आती हैं और वो काफी शर्मिंदा होती है। माफ कीजिए दामाद जी, मैंने बहुत गलत किया। और बहू, मुझे तो तुझसे भी माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा। क्या? हाँ बहू, मैंने तुझ में और निष्ठा में बहुत भेदभाव किया है। मैंने उसे बहुत छूट दे दी और तुझे बहुत कंट्रोल में रखा। और तू, अगर आज के बाद दामाद जी से कोई शिकायत आई तो तेरी खैर नहीं। तुझे फिर से इस घर में जगह ही नहीं मिलेगी। लेकिन मम्मी। अरे कब तक अपनी जिम्मेदारियों से भागती रहेगी तू? कभी ना कभी तो तुझे सुधरना तो होगा ही ना। कल तो तेरी बेटी भी बड़ी हो जाएगी और वो तुझे देखकर तेरी तरह ही बनेगी। हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी राजीव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। और इस तरह अंत में निष्ठा और तारा राजीव के साथ जाने के लिए निकलते हैं। बाय बाय निष्ठा दीदी, फिर मिलेंगे। पारुल अपने पति के जॉब शिफ्टिंग होने पर वो अपने पति रितेश और 5 साल के बेटे नक्श के साथ दिल्ली से मुंबई चली जाती है। पारुल का मायका भी मुंबई में ही होता है, इसीलिए वह सोचती है कि किसी दूसरे को किराए देने से अच्छा तो यही है कि अपने ही घर पर किराए देकर रहा जाए। अरे पारुल बिटिया, दामाद जी, नक्श लल्ला, आओ आओ। कैसे आना हुआ यूं अचानक? ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत। माँ, वो दरअसल रितेश की जॉब अब यहाँ मुंबई में ही शिफ्ट हो गई है और इसीलिए कहीं और किराए का घर लेने से अच्छा हमने यही सोचा कि मेरे ही घर में रहा जाए। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। इसी बहाने से मुझे तुम तीनों के साथ और भी ज्यादा समय बिताने को मिलेगा और हमें नक्श के साथ खेलने का वक्त भी मिल जाएगा। क्यों नक्श? हाँ सोनम, माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन माँ, हम यहाँ एक ही शर्त पर रहेंगे कि आपको हमसे किराया लेना होगा। प्लीज मना मत करना। लेकिन पारुल बिटिया, तू पागल हो गई है क्या? तू क्या अब अपने ही घर में रहने के लिए किराया देगी क्या? मैं जानती हूँ माँ, लेकिन वैसे भी हमें कहीं और रहकर किराया देना ही पड़ता ना, तो यही सही। प्लीज माँ। सोनम, समझाओ अपनी इस सास को। चमेली और सोनम मानते ही नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर बाद रितेश और पारुल के समझाने पर दोनों मान जाती है और अब पारुल अपने पति और बेटे के साथ वहां एक किराएदार बनकर रहने लगते हैं। एक रोज सोनम, माँ, मैं ना एक पार्लर जा रही हूँ, फिर वहां से अपनी फ्रेंड को मिलने जाऊंगी। तब तक आप दोनों नक्श का ख्याल रखना। और हाँ, मेरा ना एक कुरियर भी आएगा, तो उसे भी लेकर रखना। ठीक है? ठीक है पारुल दीदी, आप निश्चिंत होकर जाइए। पारुल वहां से चली जाती है और वो दोनों नक्श को संभालने लगती है। थोड़ी देर बाद पारुल के नाम पर एक नहीं बल्कि 10 कुरियर आते हैं। उन्हें देखकर सोनम और चमेली तो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या बहू, पारुल ने तो कहा था कि एक ही कुरियर आएगा, लेकिन यहाँ तो 10 बॉक्स आए हैं। मैडम, पूरे 7,630 रुपए हुए हैं, जल्दी पेमेंट कर दीजिए। क्या कहा? 7,630 रुपए? अरे लेकिन उसने पेमेंट तो किया होगा ना, तो आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? नहीं मैम, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, ये सब कैश ऑन डिलीवरी है। हे भगवान। कोई बात नहीं माँ जी, अभी के लिए मैं देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सोनम अलमारी से पैसे निकालकर उस डिलीवरी बॉय को दे देती है। रात में जब पारुल आती है तब सोनम उसे पैसे के बारे में बताती है
लेकिन वो बहुत थकी हुई होती है, इसीलिए वो कुछ ना कहकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन, वाह वाह वाह, क्या बात है सोनम, आज तो कचौरियां बन रही है, खुशबू तो ऊपर के फ्लोर तक आ रही है। आज तो मेरे मजे ही है। अच्छा सुनो ना, मुझे वो 2 ककड़ी देना तो। हाँ पारुल दीदी, ये लो। अरे ओ निकम्मी लड़की, बस खाना ठूसने आता है तुझे, जरा खुद का खुद खाना भी बनाया कर। नीचे आकर हमारे साथ भी कभी खाना खाया कर। ऐसा लग रहा है कि तू अपनी है ही नहीं, बल्कि सच में एक किराएदार है। सॉरी माँ, वो मैं कभी कभी भूल ही जाती हूँ। एक दिन सोनम का पति यानी पारुल का छोटा भाई भुवन उसके लिए एक नया और महंगा ड्रेस लाता है। वाह सोनम, ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ पारुल दीदी, आपके भाई ने ही लाया है मेरे लिए, मुझ पर बहुत जचेगा। सोनम, वैसे मुझे एक फंक्शन अटेंड करना है परसों, यहाँ पर मेरे पास इतने अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, और ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, तो क्यों ना मैं यही ड्रेस पहन लूं। लेकिन दीदी वो। सोनम दे दो ना, इतना क्या सोच रही हो। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, आप ये ड्रेस पहन सकती हैं। सोनम अपना महंगा ड्रेस अपनी किराएदार ननंद को देती है, और एक फंक्शन के लिए उसे बोलकर पारुल सोनम को वो ड्रेस कई दिनों तक नहीं लौटाती। अब पारुल के बढ़ते गलत बर्ताव को देख चमेली को बहुत गुस्सा आने लगता है। दिन गुजरते जाते हैं। अक्टूबर होने की वजह से मुंबई में गर्मी बढ़ने लगती है, ऐसे में ऊपर के कमरे में भी बहुत गर्मी होती है। हाय, कितनी गर्मी हो रही है। माँ के कमरे में इतनी गर्मी नहीं होती होगी, आफ्टर ऑल वो नीचे का कमरा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं माँ के कमरे में रखा हुआ कूलर ही उठा लाती हूँ, वैसे भी वो वहां होकर किसी काम का नहीं होगा। फिर पारुल अपने माँ के कमरे का कूलर लाती है। सोनम उसे कूलर ले जाते हुए देखती है और उसे रोककर कहती है, दीदी आप ये माँ जी का कूलर कहाँ ले जा रही है। अरे सोनम, वो ऊपर के कमरे में रेगिस्तान जैसी गर्मी हो रही है, इसीलिए नीचे के हिमाचल प्रदेश से मैंने ये कूलर ही उठा लिया। लेकिन दीदी आप माँ जी को एक बार पूछ तो लेती। अरे क्या तुम भी सोनम, माँ क्या मुझे खाने वाली है क्या, वो कुछ भी नहीं कहेगी। इतना कहकर पारुल वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में जब चमेली को ये बात पता चलती है तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या, इस लड़की के नखरे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और तू क्यों जगन माता बनती फिर रही है। अरे वो लड़की बहुत चैप्टर है, दूसरों को येड़ा बनाकर पेड़ा खाना उसे बखूबी आता है बहू। लेकिन माँ जी, मुझे ये सब बातें नहीं पता थी, और कितना भी कर लो आखिर मैं तो इस घर की बहू हूँ और वो इस घर की बेटी है। अरे काहे की बेटी, बेटी होने के काम तो उसने कुछ किए भी नहीं है। रुक जा, उसे तो मैं कल बताती हूँ, जब उसकी किराए देने की बारी आएगी। अगले दिन, ओ महारानी, चल किराए के पैसे निकाल, पूरे 50,000 रुपए। क्या, इतने सारे पैसे। 50,000 सुनकर पारुल अपना सर पकड़ लेती है। लेकिन इतना कैसे माँ। 5,000 तेरे रहने का किराया, 7,630 तेरे उस कुरियर के पैसे जो तूने दूंगी दूंगी बोलकर दिए ही नहीं, 10,000 बहू के ड्रेस के पैसे, एक दिन के लिए बोलकर तूने अब तक नहीं लौटाया उस ड्रेस को, नक्श को संभालने के 2,000 रुपए, घर का राशन इस्तेमाल करके और मुफ्त के रोज पंच पकवान ठूसने के 10,000 रुपए, कूलर इस्तेमाल करने का 8,000 रुपए, और बाकी की सारी सुविधाओं को मुफ्त में लाभ उठाने का 8,000 रुपए।
इस तरह पूरे 50,000 रुपए। माँ, आप इतनी कठोर कब से हो गए? अब अपनी ही बेटी का खाना पीना और बाकी सब बातें बोलकर दिखाओगी क्या? अरे, अगर तूने बेटी बनने का कोई धर्म ही नहीं निभाया तो हम तेरे प्रति प्यार क्यों जताए? मतलब ही कही कि इस 1 महीने में तू एक बार भी नीचे हमारे साथ चाय पीने तक नहीं आई, ना खाना खाने, यहाँ तक कि नक्श को मिलने तक नहीं देती थी तू। और उसके साथ खेलने की बात करो तो उसकी पढ़ाई बीच में आ जाती, और जब तुझे जरूरत होती थी तब बराबर उसे हमारे पास छोड़कर चली जाती थी। आपने तो बस एक किराएदार का किरदार ही निभाया है पारुल दीदी। किराएदार बनने के बाद आप ये भूल ही गई कि आप बेटी हो, बहन हो, ननंद हो। अरे, हम तो तुझसे पैसे भी नहीं लेने वाले थे, लेकिन तेरी हरकतों को देखकर हमें ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ा। चल, निकाल अब पैसे। उन दोनों की बातें सुनकर पारुल को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। मैंने बस आप लोगों का फ़ायदा ही उठाया है। मैं भूल ही गई थी कि मैं एक बेटी, ननंद और बहन भी हूँ। मैं थोड़ी आलसी भी हूँ ना माँ, इसीलिए। अरे चुप रहे तू नालायक। मैं तेरी माँ हूँ, मुझे मत समझा तू। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। और अगर आज के बाद तुझे यहाँ पर रहना है तो किराएदार नहीं, बेटी बनकर रहना होगा। तेरा ये माफ़ी मांगने का नाटक यहाँ पर नहीं चलने वाला। चमेली की बातों से पारुल को अपनी गलती समझ आती है और उस दिन के बाद से वो अपनी माँ और भाभी के साथ प्यार से रहने लगती है।